हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं भी कहा स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज की शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शानदार और बेहतरीन क्वेश्चंस, जिसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार जल्दी से फटाफट सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने शानदार और बेहतरीन सेशन को आज के पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आज के सेशन में जुड़ जाएंगे और सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चे, आज का जो हम लोग का सवाल होगा, इस पे मैं आपको लेकर के चलता हूं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बच्चे, पहले क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है। एक एक बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका जवाब। चलिए बच्चे, जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। फटाफट से सभी दोस्त सेशन में जुड़ जाइए। दिया गया है कि एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा आपसे पूछा गया। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आप क्या देंगे। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। आप इसका जवाब क्या दीजिएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन सी बच्चे जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे कई सारे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन सी जवाब। आइए देखते हैं। मशीन का मूल्य जो है 6250 रुपया है। और हर साल कितना कम हो रहा है इसका मूल्य, हर साल कम हो रहा है। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30% घटता है। ये क्रमिक डिस्काउंट, ये क्या है बच्चे, क्रमिक डिस्काउंट। तो आप बोलेंगे सर अगर ये घटेगा, 10% घटने का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब 1/10। 10 में से 1 गया, 9/10। 1 साल के बाद मशीन का मूल्य इतना हो जाएगा घट करके। यहाँ पे 20% घटने का मतलब 1/5, 5 से घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 30% घटने का मतलब 3/10। 10 से 3 घटेगा तो 10 से 7 पे चला जाएगा। यानी 3 साल के बाद मशीन का मूल्य इतना हो जाएगा। 3 साल के बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जवाब क्या आएगा आपको बताना है। 0 से 0 कट जाएगा। 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, 50 25 25 625 हो जाएगा। अब हम गुना करेंगे, 25 दूनी 50 में गुना करेंगे, 9 सत्ते 63 से गुना करेंगे। गुना करेंगे 0 5 15 5 36 और 1 31। 3150 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी। 3150 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखिए और बताइए। इकतीस सौ पचास आपके सवाल का जवाब होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा आप मुझे। अगला सवाल आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2% घटती है, तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 16,500 होगी। वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछा गया है, 3 साल के बाद की जनसंख्या आपको दी गई है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके फटाफट से बताएं। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपको बताओ, जल्दी से तबातोड़ कमेंट करके बताएं।
आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर देखा जाए कि शुरू में शहर की जनसंख्या क्या है हमें पता नहीं, तो हमने माना कि शहर की जनसंख्या x एक साल में कितनी बढ़ती है 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। यानी जनसंख्या 6 थी तो 1 बढ़ के 7 हो जाएगी एक साल के बाद, फिर अगले घटती है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 3/8। अगर संख्या घट रही है तो 8 से कहां पे चली जाएगी, 3 कम होके 5 पे चली जाएगी अगले साल। जनसंख्या बढ़ रही है, 57 सही 1/7 का मतलब क्या होता है 4/7%, 4/7 होता है फ्रैक्शन। तो अगर ये बढ़ रही है तो 7 से क्या होगी, 7 से 4 बढ़ के 11 पे चली जाएगी। 3 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी, और 3 साल के बाद जनसंख्या क्या दिया गया है 165 और 00 दिया गया। 3 साल के बाद जनसंख्या क्या दिया गया है 165 और 00 आपको दिया गया। आपको ये बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब क्या। आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 11 से कट जाएगा, 11 से एक बार में 5 बार में 2 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से करेंगे 5 3 15 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, क्रॉस में गुना करेंगे, ये 8 छक 48 में 300 से गुना करेंगे, इधर में 300 है तो जवाब क्या होगा 0 0। 3 अठे 24 का 4, 3 चौका 12 और 2 14, 14,400 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। 14,400 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है। 14,400 आपके सवाल का सही जवाब। सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझे और बताएं। अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके चलता हूं, इसका जवाब दीजिए। एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम होती है, तो मूल संख्या क्या थी आपको बता। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम है तो संख्या क्या होगी आपको बताना है। इसका जवाब कमेंट करके, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके। एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है फिर 25% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम है तो मूल संख्या क्या होगी आपको बताना। इस सवाल का जवाब क्या कीजिए। इस सवाल का जवाब क्या होगा आप। सभी बच्चे जल्दी से जवाब दे, इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है फिर से संख्या को 25% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है आपको बता। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को चाहें तो कई तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। हमने माना कि शुरू में संख्या एक्स थी, तो एक्स को पहले 25% घटाया गया। एक्स को, इस संख्या को पहले क्या किया गया 25% घटाया गया। 25% का मतलब 1/4 होता है। संख्या अगर 4 थी तो 4 से 3 पे चली गई, 25% घटाया गया। फिर से इसको क्या किया गया 25% बढ़ाया गया। 25% बढ़ाने का मतलब 4 से संख्या कहां पे चली गई 5 पे चली गई। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मूल संख्या है और जो संख्या हमको मिली ये इससे कितना कम है 8 कम है, तो दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो क्या होगा 8 के बराबर। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, नीचे एलसीएम होगा, ये 16x हो जाएगा ऊपर में, माइनस में 5 3 15, 15x हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 8 हो जाएगा। ऊपर में माइनस होगा तो x, अब बटे में क्या होगा 16, अब बराबर में क्या हो गया 8। x बराबर कितना हो गया 16 इंटू 8 यानी 128 आपके सवाल का जवाब। 128 क्या हो गया दोस्त आपके सवाल का जवाब ऑप्शन ए।
ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो एक तरीका तो ये है सर इस क्वेश्चन को बनाने का, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सर 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% घटाने का मतलब कि 4 से संख्या क्या होगी, घट के 3 पे चली गई। फिर 25% बढ़ाने का मतलब कि 4 से संख्या कहां पे चली गई, 5 पे चली गई। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 चौको 16, इसको गुना कर दीजिए 15। यानी कोई संख्या अगर 16 है, कोई संख्या अगर 16 है तो उसको 25% घटाया जाए, फिर 25% बढ़ाया जाए तो 15 हो जाए। तो संख्या कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। लेकिन रियल में कितनी कम हो रही है, 8। 1 का मतलब अगर 8 है तो मूल संख्या कितनी है, 16 है। तो 16 का मतलब कितना होगा, 16 अठे 128। 128 आपके सवाल का जवाब। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज करके इसका जवाब दे सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है? मुझे कमेंट करके, क्या आप में से एक एक बच्चे को एक एक पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसका जवाब, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, आपको बताना है। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए आपको बताना है। इसका जवाब आप कमेंट करके, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना। कह रहा है कि कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए। दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी है, एक सब्जेक्ट क्या है बच्चे, आपका हिंदी है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, संस्कृत दिया। दूसरा सब्जेक्ट क्या दिया गया, संस्कृत। 60% छात्र हिंदी में सफल हुए। पूरे के पूरे हिंदी में कितने लोग सफल हो गए, 60% लोग सफल। उसके बाद संस्कृत में 45%, पूरे संस्कृत में कितने परसेंट, 45%। अब कुछ लोग ऐसे हैं 25% जो दोनों विषयों में सफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में मतलब हिंदी में भी और संस्कृत में भी उनका जगह ये होगा। ये लोग कितने हैं, 25%। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूं कि बच्चे आप मुझे बताइए कि ये जो 60% लोग हिंदी में पास हुए हैं उसमें से 25% लोग ऐसे भी हैं जो संस्कृत में भी पास हुए। अगर हमको केवल और केवल हिंदी में पता करना हो कि हिंदी में कितने लोग पास हुए हैं तो हमें क्या करना होगा, 60 में से 25 को माइनस करना होगा। जो संस्कृत में भी पास है उनको हटाना पड़ेगा। तो 60 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 35%। यानी 35% लोग हैं जो केवल और केवल वनली हिंदी में पास है। आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि केवल और केवल हिंदी में कितने प्रतिशत लोग पास हैं तो जवाब क्या होगा, 35%। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल और केवल संस्कृत में कितने लोग पास हैं, केवल और केवल, वनली केवल और केवल, तो बोलिएगा कि सर टोटल संस्कृत में कितने हैं, 45। और इसमें से कुछ लोग हैं जो हिंदी में भी पास है। तो हिंदी वाले को अगर हटा दिया जाए, 45 में से 25 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 20% बचेगा। तो 20% लोग केवल और केवल संस्कृत में पास है। अब हमको पता करना हो कि चलो पास करने वाले कितने लोग हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में पास हो चाहे दो सब्जेक्ट में पास हो, पास करने वाले कितने हैं अगर हमको ये पता करना हो तो आप बोलिएगा सर बड़ा आसानी से पता कर सकते हैं। हमको टोटल पास वाले के बारे में पता करना है। तो केवल हिंदी में कितने पास है, 35%। केवल संस्कृत में कितने पास है, 20% पास है। और दोनों सब्जेक्ट में जो पास है वो कितने लोग हैं, वो 25%। ये हमें क्या मिल गए, ये ऐसे लोग मिल गए जो दोनों सब्जेक्ट में भी पास है और किसी एक में भी पास है। मतलब हर तरह के पास को हमने क्या किया, एक जगह कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 20 80। 80% लोग हमारे पास है जो किसी ना किसी विषय में जरूर पास किए हैं, दोनों में भी पास किए हैं या किसी ना किसी एक विषय में भी पास। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 80%। अगर 80% लोग हमारे पास हैं तो टोटल हमारे पास जो संख्या होगी, टोटल स्टूडेंट की जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, 100% होगी। ये टोटल का टोटल जो डायग्राम होगा वो कितने का होगा,
ये टोटल 100% का होगा। तो फेल वाले के बारे में पता करना हो, फेल वाले के बारे में, तो 80% लोग अगर पास हैं तो 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो 20% लोग क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। दोनों सब्जेक्ट में क्यों फेल है? क्योंकि जो एक में भी पास है उसको हमने इसमें कंसीडर कर लिया, तो किसी भी में एक में भी पास उसको हमने छोड़ा नहीं है। तो अब जो बचा वो दोनों में फेल वाले स्टूडेंट बचे। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग असफल हैं? 20%। 20% आपके सवाल का सही जवाब। आपको ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे से। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, बट ये चीज आना आपको जरूरी है, क्योंकि ये चीज जब हमें आता है तो हम क्वेश्चन के बदलाव में भी चीजों को कर पाते हैं। अभी जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, इससे आप सिर्फ एक ही टाइप के सवाल को कर पाइएगा, बट अगर ये अप्रोच भी आप जानते हैं तो इसमें मल्टीपल बदलाव भी अगर किया जाए तो भी आप उस बदलाव को समझ करके सवाल को बना पाएंगे। तो दोनों तरीका आपके लिए जानना जरूरी है। अगर पार्टिकुलर केवल इस क्वेश्चन को बनाना होता तो आप देखिए कि हिंदी में कितने लोग पास हैं, 60%। उसके बाद संस्कृत में कितने लोग पास हैं, 45%। और देखिए दोनों में कितने लोग पास है, तो दोनों में पास है 25%। इसको दोनों में जो पास है उसको माइनस कर। अब ये डायरेक्ट हमको बताएगा कि टोटल कितने लोग पास है, टोटल कितने लोग पास है। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 45 में से 25 जाएगा 20, 20 और 60 80, 80% लोग पास। अगर 80% पास है तो फेल वालों की संख्या क्या हो जाएगी, 20%। 20% लोग फेल हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। पार्टिकुलर विषय में जो पास है उसे लिखिए, फिर पार्टिकुलर विषय में जो पास है उसे लिखिए, और दोनों में जितने पास है उसको माइनस कर दीजिए। तो ये हमें बताएगा कि टोटल कितने लोग पास कर गए। ठीक है, तो टोटल पास हमने निकाल दिया, तो 100% में से 80% को माइनस करेंगे, 20% लोग हमारे पास होंगे जो फेल कर जाए। आइए दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है, इसका जवाब भी आप दे दीजिए। इसका जवाब क्या? आइए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या होगी, आपको बताना है। प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या होगी आपको। चलिए दोस्तों, आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं मुझे बताइए। आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं? सेशन को ना शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत मजा आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन में कि बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, एक वर्ड हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब दोनों की बात की जाती है तो उसमें या तो सफल के बारे में बात की जाएगी या असफल के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल है, या तो पास होंगे या तो फेल, यही दोनों में से कोई बात की जाएगी। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या बात की गई थी कि 25% छात्र दोनों विषयों में सफल है यानी कि पास है। इस बार क्या बात की गई है कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल है। तो हमारा मेन टारगेट असफल पे अब होना चाहिए। अब जिसके भी बारे में सोचेंगे पहले असफल के बारे में सोचेंगे। अगर ये दिया होता कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में पास हैं तो हम केवल पास के बारे में सोचते। किसके बारे में सोचते? पास के बारे में। लेकिन अभी हम किसके बारे में सोचेंगे? केवल और केवल फेल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कंबाइंड जो दिया गया है वो फेल के बारे में दिया गया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि दोनों के बारे में क्या दिया गया इसको देखते हैं, कंबाइंड वाली चीजें क्या दी। तो अगर आप डायग्राम के मेथड से करना चाहते हैं तो डायग्राम से भी आ जाइए। डायग्राम आपको आना ही चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। विदाउट डायग्राम भी आप इसे बना सकते हैं, पर डायग्राम आएगा तो क्वेश्चन के बदलाव को आप करके और बाद में क्वेश्चन को और भी कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में सफल है, हमें असफल के बारे में पता करना। 70% अगर अंग्रेजी में, ये मान लीजिए कि आपका इंग्लिश वाला है और ये आपका मैथ वाला है, तो अंग्रेजी में अगर मान लीजिए आपके पास, अंग्रेजी में अगर आपके पास 70% सफल है तो 30% लोग क्या होंगे, असफल होंगे, फेल होंगे इंग्लिश में। अगर 80% गणित में सफल है
तो 20% लोग गणित में क्या होंगे, असफल होंगे, असफल। और दोनों में कितने लोग असफल है, 10%, 10% लोग दोनों में असफल। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मुझे बताइए कि केवल और केवल कितने इंग्लिश में असफल है, केवल और केवल, तो मैथ वाले को साइड कर देंगे, 30 में से 10 जाएगा, 20%। केवल और केवल मैथ में पता करना हो तो इंग्लिश वाले को साइड करेंगे, 20 में से 10 जाएगा, 10%। अब ये सब असफल के बारे में आ गया। तो अगर टोटल फेल वाले के बारे में पता करना हो तो सबको जोड़ेंगे, तो 20 10 30 10 40, 40% लोग हैं जो फेल कर जाते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे दिया गया क्वेश्चन में कि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी पास वाले की वैल्यू दी गई। तो फेल वाले की वैल्यू हमको पता है, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60% लोग क्या होंगे, पास हो जाएंगे। तो 60% लोग अगर पास हैं तो उन्हीं लोगों की संख्या क्या दी गई है, 144 दी गई है। तो हमसे पूछा गया कुल प्रतियोगियों की संख्या, कुल का मतलब 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा। अपॉन में क्या होगा 60 और इंटू में क्या होगा बच्चे, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 240 आपके सवाल का सही जवाब, 240 यानी ऑप्शन सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, 240 आपके प्रश्न का जवाब। अगर आपको क्लियर हो तो एक बार कमेंट करके, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके। चलिए अगले प्रश्न पे मैं आपको लेकर के आता हूं। आप पहले वाला फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में यूज कर सकते थे बड़े आराम से। इसका जवाब क्या होगा, आइए दोस्तों यहां पे हम लोग देखते हैं इसका जवाब। कल रात में हम लोगों ने क्लास ली थी, ठीक है, कल रात 11 बजे क्लास हुई थी। उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको जो है वहां पे टेक्निकल इशू की वजह से स्टार्टिंग के कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं पड़ता। उन्हीं क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं। जो बच्चे रात में होंगे उनको एक प्रॉपर यहाँ पे कल वाली क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग की टेक्निकल इशू की वजह से कई सारे क्वेश्चंस जो है आपको दिखाई ही नहीं देते। आइए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मुझे। एक छात्र को 70% अंग्रेजी में, 65% हिंदी में, कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 65% छात्र क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब नहीं बोल सकते हैं इस वर्ड को हमें पकड़ना है। 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक और एक, दो डायग्राम बनाएंगे। अब नहीं बोलने वाले के बारे में हम केवल बात करेंगे क्योंकि हमारा जो कंबाइंड है वो नहीं बोलने वाले के बारे में बात किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हम 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये मान लीजिए इंग्लिश है और दूसरा सब्जेक्ट क्या दिया गया, हिंदी दिया गया। तो 70% छात्र अगर अंग्रेजी बोल सकते हैं तो नहीं बोलने वाले कितने होंगे, 30% होंगे। अगर 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं तो नहीं बोलने वाले छात्र कितने होंगे, 100 में से 65 गया, 35% होंगे, 35% होंगे। अब दोनों भाषा नहीं बोलने वाले 27% छात्र दोनों में से कोई नहीं बोलते हैं, तो दोनों नहीं बोलने वाले कितने हैं, 27%। केवल पता करना हो कि केवल और केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं जो नहीं है, तो क्या बोलेंगे, टोटल में से हमें हिंदी बोलने वाले को, नहीं बोलने वाले को हाइसाइड करना होगा, तो ये माइनस होगा तो क्या आएगा, 3% हो जाएगा। केवल और केवल हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट नहीं है ये पता करने के लिए क्या करना होगा, इंग्लिश वाले को साइड करना होगा। ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8% हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नहीं बोलने वाले के बारे में अगर पता करना हो तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ेंगे, 30 और 8 38, 38% लोग ऐसे हैं जो एक भाषा भी नहीं बोलते हैं, दोनों भाषा भी नहीं बोलते हैं। नहीं बोलने वाले सभी लोगों को हमने एक साइड में, चाहे एक भाषा नहीं बोलते हो चाहे दोनों भाषा नहीं बोलते हो, हर तरह के नहीं बोलने वाले को हमने क्या किया, साइड कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जो बच्चे बच गए, अब जो स्टूडेंट बच गए वो क्या होंगे, दोनों भाषा बोलने वाले होंगे, क्योंकि इसमें नहीं बोलने वाले को हमने इंक्लूड कर लिया। चाहे दोनों नहीं बोलता हो चाहे इंडिविजुअल नहीं बोलता हो,
किसी भी तरह का नहीं बोलने वाला आदमी इसमें आ चुका है। तो बोलने वाले आदमी के बारे में पता करना हो तो 100% में से 38% माइनस करेंगे तो क्या होगा, 62% हो जाएगा। ये 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 62% आपके सवाल का सही जवाब। 62% क्या होगा दोस्त, आपके सामने आपका जवाब। क्या आप सभी को समझ में आया? इस पे एक और सवाल ले लेते हैं और इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब इस टाइप पे एक और सवाल हम लोग, सभी दोस्तों को क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए। आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? अगला सवाल, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसका जवाब दीजिए। एक बार सेशन को ना शेयर और लाइक कर दीजिएगा। एक बार सेशन को सभी प्यारे बच्चे शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। इसका जवाब क्या होगा आपको? एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी एक विषय में तथा 42% प्रतियोगी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए तो कितने प्रतियोगियों किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए लेकिन दोनों में नहीं आ पाए? अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या? चलिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हमें तो डायग्राम पहले देखेंगे कि दोनों में क्या बात की जा रही है कि 15% दोनों विषयों में से अनुत्तीर्ण हुए, फेल होने वाले की बात की जा रही है। 15% लोग जो है फेल है, तो हम केवल और केवल फेल वाले की बात करेंगे। ये आपका पहला सब्जेक्ट है और ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया और ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो अब हम फेल वाले की बात करेंगे। 35% प्रतियोगी एक विषय में और 42% प्रतियोगी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ऑलरेडी फेल के बारे में दिया गया है, यहाँ पे 35% लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42% लिखेंगे। तो हमें पता करना कि केवल और केवल पहले सब्जेक्ट में कितने लोग फेल किए, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20% आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा और 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 27%। तो केवल और केवल पहले सब्जेक्ट में फेल करने वाले 20% लोग हैं। केवल और केवल दूसरे सब्जेक्ट में फेल करने वाले 27% लोग हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने प्रतियोगी किसी ना किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण, किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, एक में, दोनों में नहीं। तो किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या के बारे में केवल ये बताइए कि पहले सब्जेक्ट में 20% और दूसरे सब्जेक्ट में 27%, केवल और केवल। तो हमें केवल इसकी वैल्यू पूछी जाती है, केवल हमसे इसकी वैल्यू पूछी जाती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 47% आएगा। 47% की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा गया। और हमें दिया गया कि टोटल कितने प्रतियोगी भाग लिए थे, तो टोटल 2500 भाग लिए थे। टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब हमेशा 100% होता है। तो 100% के बारे में क्या बता रहा है, 2500 बता रहा है। हमसे 47% के बारे में पूछा जा रहा है, तो 2500 बटे में 100 और इंटू में क्या होगा, 47। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 सत्ते 175 का 5 हाथ में 17, 25 चौका 100, 100 में 17 जोड़ेंगे 117, 1175। 47% का मतलब क्या आ गया, 1175 आ गया। 1175 ऐसे लोग हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, किसी एक सब्जेक्ट में फेल। चलिए बच्चे, आप सभी को अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए कि सर यहां तक में कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल, इसका जवाब क्या? अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक, अनुत्तीर्ण 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक मिलता है और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने थे, ये आपसे पूछा गया। अधिकतम अंक कितने थे? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा है,
उस परीक्षा में पास होने के लिए आपको 40% नंबर अनिवार्य। उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पासिंग परसेंटेज जो है कितना है 40%। नंबर मिलेगा तो आप पास कर जाएंगे। आपने परीक्षा दिया और आपको नंबर कितना मिल गया 220। जब आपको 220 नंबर मिला तो आप पास नहीं किया, फेल कर गए। कितना नंबर से फेल कर गए 20 अंक से फेल कर गए। तो 20 नंबर से जब आप फेल कर गए तो पास होने के लिए आपको कितना नंबर और चाहिए था 20 नंबर और चाहिए था। अगर आपको पास करना था तो जितना नंबर मिला है इसमें 20 नंबर और मिल जाता तो आप पास कर जाते। यानी पास होने के लिए आपको परसेंटेज में 40% नंबर चाहिए, बट रियल में कितना चाहिए 240 चाहिए। पास होने के लिए परसेंटेज में आपको 40% चाहिए, बट रियल में कितना चाहिए 240 चाहिए। तो हमसे अधिकतम अंक पूछा। अधिकतम अंक का मतलब होता है फुल मार्क्स। जो आप एग्जाम दिए हैं वो अधिकतम वो कितने मार्क्स का एग्जाम है ये होता है। तो फुल मार्क्स का मतलब हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 और बटे में क्या होगा 40 और इंटू में क्या करेंगे 100। 0 से 0, 4 से 6 बार में, 6 में 100 से गुना करेंगे 600। अधिकतम अंक का मतलब कि परीक्षा कितने नंबर का है 600 नंबर का है। पूरा पूरा नंबर जो परीक्षा का है फुल मार्क्स जो है वो 600 नंबर का है, 600 नंबर का। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए, समझिए और बताइए यहां तक आप लोगों को क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं, जवाब क्या होगा ये। प्यारे बच्चे आप सभी ध्यान देंगे, अगर आप परिवर्तन 3.0 का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो परिवर्तन 3 से जुड़ने का आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज जुड़ सकते हैं या आप चाहे तो कॉम्बो भी जुड़ सकते हैं। मतलब जैसे कि आप एसएससी के लिए जुड़ सकते हैं या आप चाहे तो यूपी एग्जाम के लिए जुड़ सकते हैं। इसमें दो तरह के प्राइस आपको दिखाई देंगे, एक ओल्ड एक न्यू। न्यू स्टूडेंट के लिए ईपी न्यू कोड यूज करना होगा और ईपी ओल्ड यूज करेंगे तो पुराने स्टूडेंट का कोड यूज होगा। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ये कोड यूज करें, नए स्टूडेंट तो ये कोड यूज करें। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे आप डिफेंस की तैयारी करते हो, चाहे आप टीचिंग की तैयारी करते हो, चाहे यूपी की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, कैटेगरी वाइज जैसे कि आप एसएससी लेंगे तो पूरे के पूरे एग्जाम आपको मिले। यूपी के लेंगे, यूपी के अगर आप लेते हैं सपोज दैट, तो आपको मैं बताऊं कि यूपी के अगर आप लेते हैं तो यूपी में आपको जो है ये पूरा का पूरा कैटेगरी आपको मिल जाए। यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी पुलिस आपको है वो सब पुलिस के एग्जाम आपको मिल जाए। इसके लिए एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करके आप वहां से जा करके बहुत ही शानदार तरीके से इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से आप परिवर्तन 3.0 का हिस्सा। आइए बच्चे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना। आपके सामने अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। आपके सामने अगला सवाल, इसका जवाब। एक एक प्यारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। जवाब क्या है आपको बता, जवाब क्या है आपको बता। चलिए बच्चे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वो उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत क्या है आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूं, फिर हम लोग उसको सिंपल में करके बाद में। जैसे कि आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा देंगे तो अगर मान लीजिए कि कुछ नंबर आपको मिलेगा तो आप पास कर जाए। अभी पासिंग परसेंटेज आपको पता नहीं, आपने परीक्षा दिया, मान लीजिए कि 40% पे पास था या 10% पे पास था या 25% पे पास था, पासिंग परसेंटेज कुछ होगा। अगर इतना नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाए। आपने परीक्षा दिया और आप फेल कर गए, आपको 20% अंक प्राप्त होता है। आप परीक्षा देते हैं तो आपको कितना मिलता है 20% नंबर मिलता है और आप फेल कर जाते हैं। कितना नंबर से फेल कर जाते हैं, जितना नंबर चाहिए उससे कम नंबर मिला। कितना कम मिला तो 30 नंबर कम मिला, 30 अंक से आप असफल हो। फिर आप मान लीजिए दोबारा परीक्षा देते हैं
और दोबारा में आपको 32% नंबर मिलता है और आप पास हो जाते हैं। 32% नंबर मिलने का मतलब है कि जितना चाहिए उससे ज्यादा मिला। पास होने का मतलब क्या है? जितना चाहिए उससे ज्यादा मिला। इससे कितना ज्यादा मिला? तो इससे 42 अंक आपको ज्यादा मिला। तो आपको पता करना है कि आपकी पासिंग परसेंटेज क्या है, ये नंबर क्या है। एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो ये अंतर कितना आएगा? 12%। ये अंतर में क्या क्या समाया होगा? तो बोलिएगा यहां से यहां तक की वैल्यू 30 और यहां से यहां तक की वैल्यू 42। ये 30 और 42 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 72। तो 72 किसके बराबर होगा? तो 72 12% के, 12% के। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हम ऐसा कर दे कि सर ये 20% और ये 32%, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 12%। ये 12% किसके बराबर होगा? 33 और ये 42 को जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 72% हो जाए। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 72 हो जाए। तो ये चीज बिना लिखे आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि 12% का मतलब क्या है? 72 है। तो 1% का मतलब क्या होगा बच्चे? 1% का मतलब 6 हो जाए। हमें पता करना है कि उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत क्या है, ये नंबर क्या है, ये पता करना। तो आप पहले पता कर लीजिए कि ये 30 नंबर का मतलब क्या है या 42 नंबर का, किसी भी एक का पता कीजिए। तो 30 नंबर के बारे में पता करना हो कि 30 का मतलब क्या है। 30 का मतलब क्या है? ये 6 का कितना गुना है बच्चे? 5 गुना है। इसका 5 गुना करेंगे तो क्या होगा? 5%। 1% का मतलब 6 है, तो 5% का मतलब क्या होगा? 30, या 30 का मतलब क्या होगा? 5%। जब आदमी को 30 नंबर से फेल हुआ तो आदमी कितना से फेल हुआ? 5% से फेल। तो अगर 5% नंबर और दे दिया जाए, जब उसको 20% नंबर मिला है तो फेल किया है, कितना नंबर से फेल किया है? 30 नंबर से या 5% से? अगर 5% और उसको दे दें तो 25% से क्या होगा? पास कर जाएगा। तो 25% से क्या होगा? पास हो जाएगा। तो ये पासिंग परसेंटेज क्या है इस क्वेश्चन में? 25% है। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चे आपके सवाल का सही जवाब। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको करके बताता हूं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। इस पे 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, दोनों परसेंटेज के बीच का अंतर निकाला। अंतर निकाला तो क्या आ गया? 12%। अंतर निकाला तो क्या आ गया बच्चे? 12%। अब 12% किसके बराबर होगा? 30 नंबर से फेल किया, 42 ज्यादा से पास किया। इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? 72। 1% का मतलब क्या होगा? 12 6 72। यानी 6 नंबर का मतलब है 1%। 6 नंबर का मतलब क्या है? 1%। तो हमें पता करना हो कि 30 नंबर से जब फेल किया, इसका मतलब क्या है? 30 नंबर का मतलब क्या है? तब बोलिएगा 1/6 और इंटू में 30। 6×5 = 30 यानी 5%। कितना परसेंट बच्चे? 5%। 30 नंबर का मतलब क्या है? 5% से फेल करेंगे। जब उसको 20% मिला था तो 5% और मिल जाता तो पास कर जाता। तो 20 और 5 को जोड़ेंगे 25% पे वो आदमी क्या होगा? पास कर जाए। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और 6 अंकों अधिक से पास हो गया। तो बताइए कि अधिकतम अंक क्या है? आपको बताइए। अधिकतम मतलब फुल मार्क्स आपसे पूछा जाए। अधिकतम मतलब फुल मार्क्स पूछा जाए। तो आप बोलिएगा सर सबसे पहले 40% और 30% का अंतर क्या होगा? 10% होगा। 10% के बारे में कौन बताएगा? 6 नंबर से फेल किया और 6 नंबर ज्यादा से पास किया, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़िएगा 12। अगर 10% का मतलब अगर 12 है तो हमसे अधिकतम नंबर पूछा जाए, अधिकतम अंक। अधिकतम का मतलब फुल मार्क्स आपसे पूछा जाए। फुल मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू पूछी जाए। 100% का मतलब क्या होगा? 120 हो जाएगा। ये 10% का मतलब अगर 12 तो 100% का मतलब 120। 120 अधिकतम अंक। ये परीक्षा कितने नंबर की हो रही है? 120 नंबर की हो रही है। 120 नंबर की ये परीक्षा आपकी हो रही है। आइए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। इसका जवाब आप क्या दीजिएगा? अगला प्रश्न। एक प्रतियोगी को 30 अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है।
जब दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्णांक क्या है आपको बताना। उत्तीर्णांक क्या है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब आप क्या, उत्तीर्णांक क्या है आपको बताना। चलिए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके। अब बोलेंगे सर 30% अंक मिला तो 5 अंक से असफल हो गया, 40% अंक मिला तो 10 अंक से अधिक से पास हो गया। तो पहले हम 40 और 30 का अंतर निकालेंगे 10%। ये 10% का मतलब कितना के बराबर होगा, तो 5 नंबर से फेल किया, 10 से पास किया, ये 15 नंबर के बराबर होगा। 1% का मतलब क्या होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 1.5। हमें पता करना है कि उत्तीर्णांक क्या है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए ये पता करना, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो मैं आपसे बोलूं कि बच्चे, अगर हमें पता करना हो कि 30% का मतलब क्या, 30% जब उसको मिला तो कितना अंक मिला होगा उसको, तो 30% का मतलब होगा 30 में 15 से गुना करेंगे, 15 या 45 हो जाएगा। 30% का मतलब क्या होगा, 45 हो जाएगा। जब 30% नंबर उसको मिला है, इसका मतलब है कि उसको 45 नंबर मिला। जब 45 नंबर मिला है तो 5 नंबर से फेल कर दिया, तो पास होने के लिए 5 नंबर और दे दिया जाए तो आदमी 50 नंबर पे पास कर सकता है। कितना नंबर पे पास कर सकता है, 50 नंबर पे। तो पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, 50 आपके सवाल का जवाब। यहाँ पे अधिकतम अंक नहीं पूछा जा, फुल मार्क्स नहीं पूछा जा रहा, कि एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है ये नहीं पूछा जा, एग्जाम में कितना नंबर आपको मिलेगा तो आप पास कर जाएंगे, वो पासिंग मार्क्स पूछा जा। एक फुल मार्क्स होता है, कई सारे वर्ड्स होते हैं एग्जाम में, एक फुल मार्क्स होता है, एक पासिंग मार्क्स होता है, एक पासिंग परसेंटेज होता है। ठीक है, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुल मार्क्स होता है, ये फुल मार्क्स होता है, ये पासिंग मार्क्स होता है, ये पासिंग परसेंटेज होता है। तो हमसे क्या पूछा गया, पासिंग मार्क्स पूछा गया, ये वाली चीजें पूछी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब आप, एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या। चलिए बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पे, 30% मेडिकल पे खर्च करता है। इन सबके बाद उसके पास अगर 1950 रुपया बचता है, तो विक्रम की मासिक आय क्या है आपको बताना है। विक्रम की मासिक आय क्या है आपको बताना है। इस सवाल का जवाब आप क्या दे सकते हैं, इस सवाल का जवाब आप क्या दे सकते हैं। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पे और परिवहन पे, 30% मेडिकल पे खर्च करता है। इन सबके बाद उसके पास अगर 1950 रुपया बच जाते हैं, तो विक्रम की मासिक आय क्या है आपको बताना। विक्रम की मासिक आय क्या है आपको बताना है, इसका जवाब आप कमेंट करके। विक्रम की मासिक आय क्या। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप में से कई बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, कई बच्चे, बहुत कम बच्चे जो सही जवाब। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पे, ध्यान दीजिएगा 20% भोजन पे, कॉमा यूज किया गया, कॉमा 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता, बाकी, यहाँ पे बाकी मतलब शेष, रिमेनिंग। तो अगर हम इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कोई आदमी 20% खर्च करता है और कॉमा 15% खर्च करता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि 20 और 15 वो 35% खर्च करता है।
अलग अलग कहने के बजाय हम एक ही साथ कह सकते हैं कि वो आदमी 35% खर्च करता है। हम इसको नहीं जोड़ सकते इसके साथ, ये 40% को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये क्या दिया गया, बाकी दिया गया, रिमेनिंग दिया गया। अगर ये भी कॉमा दिया गया होता, बाकी ना दे करके, बची हुई ना दे करके, रिमेनिंग ना दे करके कॉमा दिया गया होता, तो हम इस 40 को भी इसमें क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर 35% वो आदमी खर्च कर दिया, माना कि उसकी आय अगर एक्स है, तो उस एक्स में से 35% खर्च कर दिया, तो कोई भी अमाउंट अपने आप का 100% होता। अगर 35% खर्च कर दिया तो 100 में से 35 गया, 65% बच गया। तो उसके पास कितना बच गया अमाउंट, 65% बच गया। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100, तो 35% खर्च करने के बाद 65% बच गया। अब जो बचा, ये जो बचा, बची हुई आय में से 40% मनोरंजन पे और 30% मेडिकल पे खर्च करता है। कॉमा दिया गया, कॉमा, यानी हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। कॉमा का मतलब इन दोनों को जोड़ सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 30 क्या होगा, 70% होगा। तो जो बचा इसमें से फिर 70% खर्च करना है। ये अमाउंट अपने आप का 100%। अगर 70% खर्च करेगा तो 30% बच जाएगा, 30% बच जाएगा। तो उसके पास कितना बच गया, 30% बच गया। अब जो बचा फाइनली वो किसके बराबर है, 1950 के बराबर, 1950 के बराबर। अब इसे बस आपको सॉल्व कर देना है, जवाब आपके सामने होगा। बोलिएगा सर अगर कैंसिल करेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा, और 13 से करेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा, और 13 से करेंगे 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 पचे 65 और ये 0 हो जाएगा। 5 3 15, 15 से 10 बार में जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 100 और 10 से गुना करेंगे 1000, 1000 में 10 से गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 आपके सवाल का जवाब। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन, 10,000 आपका जवाब होगा। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्या आप सबको क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे, अगला सवाल आपके सामने इसका क्वेश्चन में अगला सवाल, विवेक जी अपनी आय का 5% परिवहन पे खर्च करते हैं, बची हुई आय का 20% खाने पे करते हैं, फिर 120 दान देते हैं। तो इस सबके बाद उसके पास अगर 1400 बचते हैं तो उसकी आय क्या होगी, ये कोई आदमी अगर 5% परिवहन पे खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पे और फिर 120 रुपया दान देता है, फिर भी उसके पास 1400 रुपया बचता है, तो उसकी आय क्या है आपसे पूछा गया। उसकी आय क्या है आपसे पूछा गया। हमने माना कि उसकी आय एक्स रुपये, एक्स में से 5% खर्च कर, 5% खर्च करने का मतलब 95% बच गया, 95% बच गया, 95% उसके पास बच गया। उसके बाद बची हुई आय का 20% खाने पे खर्च कर दिया। अब इसका 20% खर्च कर दिया बचा हुआ का, तो 100 में से 20 गया तो 80% बच गया, 80% बच गया, 80% बच गया उसके पास। अब फाइनली इतना पैसा बचा, अभी जो बचा इसमें से 120 दान देता है। अगर मैं बोलूं कि दान अगर नहीं देता तो उसके पास कितना पैसा बचता, इतना पैसा बचा होता। इसमें से जो बचा इसमें से 120 दान देता, तो जब दान नहीं देना होता तो उसके पास इतना पैसा बचता। दान नहीं देता तो उसके पास अगर 1400 रुपया बचा है तो 120 और बच जाता, 14 और 1 15, 1520 रुपया बच जाता। अगर कोई आदमी दान नहीं देता 120, तो जितना बचा है उसे 120 ज्यादा बचता, यानी उसके पास 1520 रुपया बच जाता। ये किसके बराबर होगा, 1520 के बराबर हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो 20 से 4 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, ये 19 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा। अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 8 32 और ये 0। 19 से करेंगे 19 दूनी 38 और ये 0 हो जाएगा। x बराबर ये 20 25 100 हो जाएगा, तो 200 में 100 से गुना करेंगे 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी आपका जवाब क्या होगा, 2000 होगा। उसकी आय कितनी है, 2000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब। 2000 रुपये आपके सवाल का सही जवाब। आप सभी को समझ में आ रहा है?
आइए बच्चे अगले प्रश्न पर, इसका जवाब क्या होगा आपको। अगला सवाल आपके सामने। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जवाब क्या होगा ये। रंजना के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु को खरीदने पे खर्च करती है, शेष धन का 5% यातायात पे खर्च करती है, और उसके पास 120 उपहार में दे दिया। उसके पास अगर 1400 रुपया बचा तो यातायात पे कितना खर्च किया ये आपको बताना। यातायात पे कितना खर्च किया ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप क्या दीजिएगा। यातायात पे कितना खर्च किया। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बताइए बताइए, और जल्दी बताइए इसका जवाब आप क्या। देखिए, अगर हम मानते हैं कि कोई आदमी की आय 100 रुपए, उसमें से उसने क्या किया, 20% धन, 20% क्या किया उसने, एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, तो 80% बच गए। 80% का मतलब 4/5 बच गए। 80% का मतलब 4/5 बच गए। 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब क्या होगा, 4/5 होगा। तो 80% की जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4/5। अब जो बचा उसमें से 5% धन यातायात पे खर्च। अब यातायात में 5%, 95% बच गया। 95% का मतलब क्या होगा, 19/20 होगा। 19/20 इतना बच गया। अब हम इसको किसके बराबर कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि सर 120 और प्लस में 1400, ये 1500 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 4 3 12, और 4 8 32, और ये 0। 19 से करेंगे, 19 दूनी 38, और ये 0। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हम गुना करेंगे यहाँ पे, तो 20 25 100, 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000। यानी उसकी, रंजन की जो आय है वो 2000। रंजन की आय कितनी बचे, 2000। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसने यातायात पे कितना रुपये खर्च किया। तो आप बोलेंगे सर 2000 रुपया में से पहले वो 20% का वस्तु खरीदती है, तो उसके पास 80% पैसा बचता है, 4/5 बचता है। अब जो ये बचा इसके पास, इसमें से वो क्या करती है, 5% धन यातायात पे खर्च करती है। तो हम इसका क्या करेंगे, 5% निकाल। 5% का मतलब 5 बटे में क्या होता है, 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से एक बार में और 5 से 20 बार में। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से एक और 0 कट जाएगा, 20 चौका 80, 80 आपका जवाब। यानी वो यातायात पे कितना रुपया खर्च करती है, 80 रुपया खर्च करती है। 80 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब। 80 रुपीज क्या होगा दोस्त, आपका बिल्कुल सही जवाब। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को 100 मान के भी बना सकते हैं। जैसे आप अगर मानते हैं 100, कि हमने माना कि रंजन की आय 100 रुपये है, 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, तो उसके पास 80 रुपया बच गया। अब इस 80 में से क्या किया, 5% यातायात पे खर्च कर दिया। अब इस 80 का 5% निकालिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 उसने खर्च कर दिया, तो 4 खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच गया, तो आप बोलेंगे सर 4 निकल जाएगा तो 76 बच जाएगा। 76 बच गया। तो इसी 76 की वैल्यू आपको दी गई 1520, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1520 आएगा। 1520 के बारे में कौन बता रहा है, 76 बता रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, उसने यातायात पे कितना खर्च किया, तो 4 खर्च किया। यातायात पे 4 खर्च किया, 4 की वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 से 19 बार में जाएगा, 19 चौका 96। 19 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, और ये 0, यानी 80 रुपया आपका जीरो। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। जल्दी से बताइए आप लोगों को क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके।
अगर आप 100 मानेंगे तो 100 में से 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, 80 बच गया। अब जो बचा इसमें से 5% यातायात पे, इसका 5% क्या आएगा, 4 यातायात पे खर्च कर दिया, बच कितना गया, 76। तो 76 किसके बराबर होगा, 1520 के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा गया, 4 की वैल्यू पूछी गई है। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। 80 आपके सवाल का जवाब। आइए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या। एक एक प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं। आय का 20% बड़े बेटे को देता है और शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है। शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे देता है। उसके पास अगर 25,200 रुपया है तो उसकी आय कितनी है हमको बताओ। उसकी आय कितनी है आपको बताओ। हमने माना कि उसकी आय एक्स रुपये, एक्स में से 20% बड़े बच्चे को दे दिया तो 80% बच गया। 80% का मतलब 4/5 बच गया। अब जो बचा इसमें से 30% छोटे बच्चे को, 70% बच गया। 70% का मतलब 7/10 बच गया। अब जो बचा इसमें से 10% ट्रस्ट को दे दिया, 90% बच गया, 9/10 बच गया। अभी फाइनली बचते बचते 25,200 के बराबर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, जवाब आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 के बाद 7, 9 8 72 और ये 0, 7 चौका 28, 28 से एक बार में 10 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 2 0 और एक 3 0, 5,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे क्या आएगा, 2 0 2 0, एक और 0 बढ़ जाएगा, यानी 50,000 आपके सवाल का सही जवाब। 50,000 आपके सवाल का सही जवाब। सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखें, समझे और बताएं। ध्यान से देखें, समझे और बताएं। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है। एक एक बच्चे कमेंट करके। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रियंका अपनी आय का 50% घर की चीजों पे खर्च करती है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पे, 25% मनोरंजन पे, 10% खेलों पर और इस सबके बाद, इन सबके बाद 1,500 बचता है। तो प्रियंका की मासिक आय क्या है, इसका जवाब दीजिए। प्रियंका की मासिक आय क्या है ये आपको, एक एक बच्चे कमेंट करके इसका जवाब क्या। प्रियंका की मासिक आय क्या है। प्रियंका अपनी आय का 50% घर की चीजों पे खर्च करती है। माना कि x रुपया कमाती है, 50% खर्च करती है, 50% बचता है। 50% का मतलब 1/2 बचता है। बची हुई आय का 50% परिवहन पे खर्च कर देती है, फिर 50% बचता है, 1/2 बचता है। अब देखिए बची हुई आय का, ध्यान दीजिएगा, बची हुई आय का 50% परिवहन पे कॉमा दिया, 25% कॉमा 10%, इसको जोड़ सकते हैं, 50 को जोड़ सकते हैं, 25 को 75 और 10 50, 85% खर्च करती है तो 15% बचता है। 15% का मतलब 15/100 हो जाएगा। ये बचते बचते किसके बराबर हो गया, 1,500 के बराबर। 15 से कितनी बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 4 0, 20,000, 20,000 रुपीज आपके सवाल, 20,000 रुपीज आपके सवाल का जवाब होगा। ध्यान से देखें, समझे और बताएं। क्या आप सबको बिल्कुल क्लियर, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे, सेशन में जुड़ जाएंगे। सेशन को एक बार सभी प्यारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा, सेशन में जुड़ जाए।
50,000 यहाँ पे जवाब। यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं? 50,000। देखिए एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, अगर माना कि टोटल बगीचे में एक्स पेड़ है तो उसमें से 60% किसके? नारियल के हैं। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5 होता है। ये नारियल के पेड़, नारियल के पेड़ की संख्या के 25% आम के पेड़, ये नारियल के पेड़ की संख्या आ गई, इसका 25% आम का पेड़ है, इसका 25% निकाल दिया आम का पेड़, और आम के पेड़ के 20% सेब का पेड़ है, इसका 20% निकाल दिया, ये सेब का पेड़, और सेब के पेड़ की संख्या आपको दिया गया। तो बताना है कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, यही आपको बताना। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जाएगा 3 से कितनी बार में? 3 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 3 अठे 24 हो जाएगा जी। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 25 चौका ये 20, 5 चौका 20, और 20 बचे क्या हो गया? 100 हो जाएगा। 100 में गुना करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 48,000 आपके सवाल का जवाब। 48,000 पेड़ आपके बगीचे में। टोटल बगीचे में कितने पेड़ है बच्चे? 48,000 आपके सवाल का जवाब। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा? अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा? एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। सत्तू सिंह अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हों तो उसके पास आरंभ में क्या धनराशि थी आपको बताना है। उसके पास आरंभ में क्या धनराशि थी ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट करिए। उसके पास आरंभ में क्या धनराशि थी ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब। सत्तू सिंह अपने धन का 50% भाग पुत्र को और 30% भाग पुत्री को। और का मतलब कॉमा आप कह सकते हैं, ये शेष रिमेनिंग नहीं है, ये और है, और को आप कॉमा भी समझ सकते हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। माना कि एक्स उसके पास है, एक्स रुपया है, एक्स रुपया में से उसने 50 और 30 80% दे दिया, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 80% अगर दे दिया तो 20% बच गए, 20% उसके पास बच गए। अब जो बचा शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट में दे दिया, 80% दिया तो फिर इसके पास 20% बच गया। अब जो फाइनली बचा उसके पास कितना है? 16,000। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। अब आप सॉल्व कीजिएगा तो 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में, 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में। अब ये x बराबर क्या होगा? गुना करेंगे 0 0 0, 25 से करेंगे 25 छक 150 हो जाएगा, हाथ में 15 बचेगा। 25 से कम 25, 25 में 15 को ऐड करेंगे तो 25 और 15 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी आपके सवाल का जवाब 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख आपके सवाल का जवाब। ध्यान दीजिए, समझिए और बताएं आप सभी को क्या ये क्लियर है? क्या ये आप लोगों को क्लियर है? किसी भी प्रश्न में कहीं से भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न में कहीं से भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आप परिवर्तन 3.0 का हिस्सा नहीं बन पाए तो आप एग्जामपुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर के आप परिवर्तन 3.0 से जुड़िए। ये बैच बहुत ही बेहतरीन और संपूर्ण बैच है, मतलब कंप्लीट बैच है। इस बैच से पढ़ने के बाद आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ करके एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन करके एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि ये बैच जो है, ये बैच मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पुलिस का, अगर आप केवल लेना चाहते हैं, पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी भी पुलिस वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी राज्य का पुलिस हो, सारे पुलिस के एग्जाम की तैयारी आप इस बैच के अंदर कर सकते हैं। ये बैच 2 कैटेगरी में अवेलेबल है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए और न्यू स्टूडेंट के लिए। ईपी ओल्ड कोड यूज करना है ओल्ड के लिए, ईपी न्यू यूज करना है न्यू स्टूडेंट के लिए। इस तरह से कैटेगरी वाइज में अवेलेबल है। जैसे मैं आपको बताऊं
कि अगर आप लेना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं सपोज दैट, तो आपको जो है यहाँ पे पूरा का पूरा एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है सब कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सभी को कॉम्बो भी लेना चाहते हो, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसके लिए एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप इस बैच से जुड़ करके इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार जल्दी बताइए सभी प्यारे बच्चे, यहां तक में आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो आप बताएं। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को करके आप बताइएगा इसका जवाब क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। आज के सेशन को प्यारे बच्चे हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।